नमस्कार। आज हम बैलेंस शीट के अलग अलग सेक्शंस के बारे में जानेंगे। ये भी बताएंगे कि एक बिजनेस से जुड़ी तरह तरह की आइटम से बैलेंस शीट कैसे तैयार होता है। इसके साथ साथ जानेंगे प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अकाउंट्स के बैलेंस शीट और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बैलेंस शीट दिखने में कैसे होता है और इसमें अंतर क्या है। जानेंगे ऑडिटेड बैलेंस शीट्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। शुरू करते हैं एक वास्तविक उदाहरण से। मुस्तफा एक दर्जी है और वो अपने गांव में एक रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग शॉप डालना चाहता है। उसके अपने ही घर में एक कमरा खाली पड़ा था, तो फिलहाल वो वहीं से काम शुरू करने का फैसला की। उसके पास अपने 30,000 रुपए की सेविंग्स थी। वो बना उसका बिजनेस का कैपिटल, जिसको हम लोग सीड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। उसमें से 20,000 रुपए से उसने 2 सिलाई मशीन खरीदी। वो हुआ उसके बिजनेस का परमानेंट या फिक्स्ड एसेट। बाकी के पैसे से 9,000 रुपए लेके वो कुछ कपड़े और कपड़े सिलवाने के सुई धागा खरीद लिया। ये हुआ उसका रॉ मटेरियल्स। 1,000 रुपए वो अपने पास रखा, जो कभी भी उसके काम आ सकता था। ये हुआ कैश इन हैंड। ये पूरी की पूरी 10,000 रुपए के आइटम्स उसका करंट एसेट माना जाएगा। याद रखिए, ऐसे लॉन्ग टर्म सोर्सेस को कभी भी शॉर्ट टर्म या फिर करंट एसेट खरीदने में इस्तेमाल की जा सकती है, उसमें कोई गलती नहीं। बिजनेस अच्छे से चलने लगी तो कुछ दिनों बाद उसने सोचा क्यों ना और 2 मशीन खरीदी जाए। उसके भतीजे और भाई को भी काम पे लगा देगा। पिछले 3 महीने से काम करके अपने मुनाफे से उसने 4,000 रुपया इकट्ठा की थी। यह हो गया उसके रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन 2 मशीन के दाम तो 20,000 रुपए है, तो बाकी के पैसे उसने अपने नजदीकी सरकारी बैंक से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 16,000 रुपए का लोन उठाया। तो यह बना उसका टर्म लायबिलिटी। यह लोन उसे 5 साल में चुकानी थी, यानी कि हर साल लगभग 3,200 रुपए। यह रकम टर्म लायबिलिटीज से घटा के बैठेगा उसके करंट लायबिलिटीज के अंदर, क्योंकि ये 1 साल के अंदर चुकानी है। गौर कीजिए, हमने इंटरेस्ट को इसमें नहीं जोड़ा, क्योंकि किसी भी लोन का इंटरेस्ट बैलेंस शीट पे नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा होता है। बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लोन का बात अलग है, लेकिन उसके बारे में फिर कभी बताएंगे। इतने समय में मुस्तफा ने मार्केट में अच्छा नाम कमा लिया था, इसलिए जिनसे वो कपड़े खरीदता था वो अब 1 महीने तक के कपड़े उसे उधार में देने लग गया। ये बन गया उसके सन्ड्री क्रेडिटर्स या ट्रेड क्रेडिटर्स। देखते देखते रमजान का महीना आ गया। अब उसके पास ज्यादा ऑर्डर आना शुरू हुआ। उसको और कपड़ों की जरूरत थी, लेकिन पैसा कहां से आएगा। मुस्तफा अपने टर्म लोन का पैसा बिल्कुल टाइम से जमा करता था, इसलिए बैंक मैनेजर भी उसे बहुत पसंद करते थे। यह बात मैनेजर को बताने पर उन्होंने एक रास्ता निकाली। मुस्तफा को 15,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल सैंक्शन हो गया। यह आइटम भी उसके करंट लायबिलिटीज से जुड़ जाएगी। मुस्तफा ने उस पैसे से 10,000 रुपए की कपड़े और सिलाई के सामान खरीदी और अपने बिजनेस को फैलाने के लिए गांव के स्कूल में 5,000 रुपए की यूनिफॉर्म उधार में देना चालू कर दी। स्कूल से एग्रीमेंट हुआ हर 45 दिन में पेमेंट करने का। यह बना उसके डेटर्स। उसका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा, तो महीने की जितना भी बचत हुआ करता था उससे हर महीने अपने बैंक में कभी 1,000 कभी 2,000 का फिक्स डिपॉजिट बनाने लग गया। यह हुआ उसका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, ये कहानी सुनते सुनते आपको एक बात तो समझ आ गया होगा कि लायबिलिटीज को सोर्सेस और एसेट्स को यूजर्स क्यों कहा जाता है। पैसा जहां से आ रहा है वो बनता है सोर्सेस, और जहां इस्तेमाल हो रहा है वो बनता है यूजर्स। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कोई भी छोटा बिजनेस का बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब नजर डालते हैं एक रियल लाइफ पार्टनरशिप अकाउंट के बैलेंस शीट के ऊपर। इस तरह के बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के बाइफर्केशंस साफ साफ नहीं दिखेगा। आपको खुद को समझना पड़ेगा। देखिए, यह होता है पार्टनर्स के कैपिटल।
इन दोनों को जोड़ने से आपको मिलेगा फर्म की नेटवर्थ। पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में अलग अलग से रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिखाया जाता है। पिछले साल के प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर या प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाता है। उसके बाद फर्म ने जो लोन्स ले रखी है वो दिखाई गई है। यहाँ दिखाए जा रहे लोन्स के डिस्क्रिप्शन देखकर हमें अंदाजा तो होता है कि वो शॉर्ट टर्म लोन है या फिर लॉन्ग टर्म, लेकिन ये निश्चित रूप से पता करने के लिए आपको सैंक्शन लेटर देखना पड़ेगा। यहाँ पे बस सिंडिकेट बैंक का ओडी छोड़ के बाकी सारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर माना जाएगा। देखिए, इस बैलेंस शीट में एक गलती है, वो क्या आप बता सकते हैं? ऑडिटर ने टर्म लायबिलिटीज के इंस्टॉलमेंट जो अगले साल पेमेंट करना पड़ेगा उसको करंट लायबिलिटी के अंदर क्लासिफाई नहीं की है। तो आपको कंपनी से उसका सैंक्शन लेटर, मतलब हर एक लोन के सैंक्शन लेटर लेना पड़ेगा। फिर उससे आपको यह पता करना पड़ेगा कि उसका इंस्टॉलमेंट कितना होगा और उस हिसाब से आपको करंट लायबिलिटीज के वैल्यूज में ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। ऐसा ना करने पे आपके करंट रेशियोज के जो वैल्यूज है वो गलत हो जाएगा। ये गलती लगभग हर एक पार्टनरशिप या प्रॉपर्टीशिप अकाउंट में मुझे देखने को मिलता है, तो इस विषय में सतर्क रहिए। बैलेंस शीट में दिखाए गए अनसिक्योर्ड लोन्स को हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्सेस माना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ये जानना जरूरी होता है कि अनसिक्योर्ड लोन बिजनेस में कहां से आया। यह भी निश्चित करना जरूरी है कि बैंक से लोन लेने के बाद अनसिक्योर्ड लोन कोई कंपनी से उठाना ले। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में हमने अपने मार्जिन इन टर्म लोन ट्यूटोरियल में चर्चा की है, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस नॉर्मली हम लोग अगले साल के लिए करते हैं, तो ये सारे प्रोविजंस और सन्ड्री क्रेडिटर्स बनेगा आपके करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट के बारे में अलग से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को करंट एसेट में दिखाना है। यह है आपके इनवर्ड जीएसटी, जिसका पैसा एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाना चाहिए, तो यह बनेगा करंट एसेट। यह एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का बैलेंस शीट है और ये जो डिपॉजिट है उसको कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए या फिर बीजी के कैश मार्जिन के लिए रखना पड़ता है, तो जाहिज है ये बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये मुझे पता है क्योंकि ये मेरा कस्टमर है। आपको भी कस्टमर से पूछताछ करके डॉक्यूमेंट्स देख के पता करना पड़ेगा। डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंकों में दिखाए गए सारे रकम करंट एसेट में आ जाना चाहिए। अब अगर सही ढंग से हर एक आइटम्स को अपने बैंक से मिली एक्सेल में डाल दो तो रेशियोज अपने आप निकल आएगी। रेशियोज के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैलेंस शीट कैसा होता है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि छोटा लोन करना ज्यादा मुश्किल है। सबूत आपके सामने है। देखिए, बड़ी कंपनी यानी कि प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियों का बैलेंस शीट में सभी क्लासिफिकेशंस बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार बनाई जाती है। उनके बैलेंस शीट के असली खेल समझने के लिए आपको साथ में जुड़े नोट्स को ध्यान से पढ़ना होगा। डेटर्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप्स और एसोसिएट, इन सभी विषय में थोड़ा सतर्क रहिए। आपको तो पता ही है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे विषय में जो बैंकर के लिए जानना बेहद जरूरी है। ऑडिटेड बैलेंस शीट कब कंपलसरी होती है? कॉर्पोरेट कस्टमर यानी प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट हमेशा कंपलसरी है। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार नॉन कॉर्पोरेट यानी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के लिए पिछले साल अगर टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट या सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा है तब ऑडिटेड बैलेंस शीट कंपलसरी हो जाता है। इससे बैंक लोन का कोई लेना देना नहीं है। मतलब कंपनी लोन ले चाहे ना ले, सेल्स 1 करोड़ के ऊपर होने पर ऑडिट करवाना उसके लिए जरूरी है। वैसे अधिकतर बैंकों में 25 लाख या उससे ज्यादा रकम के लोन लेने पर ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जरूरी होता है। अगर कोई नई कंपनी 25 लाख के ऊपर लोन मांगने आएगा तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स वो कहां से लाएगा?
ऐसे कंपनियों को थोड़ा टाइम दिया जाता है। अगले फाइनेंशियल ईयर के 7 महीने के अंदर उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल्स जमा करना पड़ेगा। ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड रिपोर्ट, इन्हें आप कोई भी नाम से बुलाए, एक बात जानना बेहद जरूरी है कि सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पन्ना ही नहीं होता है ये। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि 3CA एंड 3CD कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए और 3CB एंड 3CD नॉन कॉर्पोरेट के लिए ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा होता है। अक्सर छोटे बिजनेसमैन जिन्हें ऑडिटेड बैलेंस शीट जमा करना होता है वो बस 2 पन्ना लेकर चले आते हैं, तो इस विषय में सतर्क रहिए।